यहाँ पे हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब देखो ये चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या नाम है इसका, रेस्पिरेशन इन प्लांट। लेकिन ये जो आपके पास प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। ये जो है, ये जो आपके पास प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ये सब में होने वाली। समझ में आ रहा। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब आपके पास वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या बनाते हैं, जिसके थ्रू आप एनर्जी बनाते हैं, जिसके थ्रू हमको क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला। एनर्जी किसके फॉर्म में मिलती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सबको एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन दो तरह के रहते हैं, क्योंकि हमने एक पढ़े थे कि हम बॉडी में जब CO2, बॉडी से जब CO2 बाहर छोड़ रहे थे और ऑक्सीजन अंदर ले रहे थे, उसको भी हमने क्या कहा था, रेस्पिरेशन। एक रहता हमारे पास बॉडी रेस्पिरेशन और दूसरा क्या रहता है हमारे पास, सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉडी रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक बॉडी रेस्पिरेशन है और दूसरा क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। बॉडी रेस्पिरेशन मतलब क्या रहता है कि जब हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे और CO2 बाहर छोड़ रहे, ऑक्सीजन अंदर ले रहे और CO2 बाहर छोड़ रहे, इसको आप क्या बोलते हैं, बॉडी रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे, ये ऑक्सीजन जो आप अंदर ले रहे, ये ऑक्सीजन जाता कहाँ पे, हम सबको मालूम बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आएगा। ये ऑक्सीजन कहाँ जाता, लंग्स में जाता, लंग्स से फिर कहाँ जाता, ब्लड में जाता। ब्लड जो है बॉडी के हर एक सेल के पास जो है इस ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे। फिर ये ऑक्सीजन किसके पास पहुंचा, सेल के पास। सेल क्या करता है इस ऑक्सीजन का, सेल जो है इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन में। इसके ब्रेकडाउन में, कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन में। जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन में, उस रिएक्शन को बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं इसको आप, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है कोई कंपाउंड का, उस कंपाउंड में से एनर्जी निकलती और हमारे पास जो सेल है उस एनर्जी को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। हमेशा याद रखो आपके पास ऑक्सीडेशन मतलब क्या है। अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब चीजों को जलाना, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, हमारे पास मान लो कि आप जो है जंगल में गए थे, ठीक है, कैंपिंग करने के लिए कहाँ गए थे, जंगल में। रात का टाइम हुआ, आप लोगों ने क्या करे, लकड़ियाँ इकट्ठा करे और सबको जो है एक जगह पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या करे, आपने आग लगा दी। क्या कर दिया आपने, यहाँ पे आग लगा। अब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, साइड में बैठे हुए आप लोग, बराबर साइड में बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे कैसा है आपके पास वार्म है, बराबर है, आग ले रहे हैं आप लोग, क्या है, वार्म। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो आपके पास लकड़ी है, इस लकड़ी में जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा, और ये ऑक्सीजन की मदद से इसके अंदर जो कंपाउंड है उनके बीच में की बॉन्ड क्या हो रही है, टूट रही। और ये जब बॉन्ड टूट रही है इसमें से क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी निकल रही है। ये हीट एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रही है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में लॉस हो रही है। ये सेम चीज हमारे पास हमारा सेल करता है। सेल जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कंपाउंड को तोड़ता है, और कंपाउंड टूटने से उसमें से एनर्जी निकलती है, लेकिन सेल उस एनर्जी को लॉस होने नहीं देगा, उस एनर्जी को पकड़ के कहाँ स्टोर कर देगा, एटीपी के अंदर स्टोर करेगा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कंपाउंड्स के बीच में के हम बॉन्ड तोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब कंपाउंड के बीच में के बॉन्ड टूटेंगे उसमें से एनर्जी निकलेंगी, वो एनर्जी को हम स्टोर करेंगे किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और जब भी हमारे को एनर्जी लगेंगी तो एनर्जी हम सबको मिल जाएंगी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब रेस्पिरेशन जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्लांट्स, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। थोड़े बहुत डिफरेंस है इसके अंदर, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट। क्या डिफरेंस रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आप लोग लिख लो डेफिनेशन किसके, रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगा, इट इज ब्रेकिंग ऑफ, इट इज ब्रेकिंग ऑफ थ्री सिंगल बॉन्ड सी of complex organic compound, of complex organic compound, of complex organic compound through oxidation, through oxidation। और ये ब्रेकिंग, कंपाउंड का ब्रेकिंग, ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी को जब आप तोड़ेंगे ऑक्सीडेशन के थ्रू, ये कहाँ पे होने वाला है, सेल के अंदर होने वाला है। कहाँ होने वाला है, सेल के अंदर, विद इन द सेल, विद इन द सेल, विद इन द सेल, विद इन द सेल, लीडिंग टू, लीडिंग टू release of, leading to release of considerable amount of energy,
कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम कंपाउंड को तोड़ेंगे, कंपाउंड के अंदर सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ेंगे, उसमें से क्या निकलेंगी, एनर्जी निकलेंगी, ठीक है, लीडिंग टू release of considerable amount of energy. This is called, this is called, क्या नाम रहेगा इसका, रेस्पिरेशन। क्या नाम रहेगा इसका, रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा आपके पास, रेस्पिरेशन नाम रहेगा, ठीक है। तो एक सेल के अंदर जब आप कंपाउंड के सी सिंगल बॉन्ड सी को तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेंगी, एनर्जी निकलेंगी, और वो एनर्जी को आप एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप, रेस्पिरेशन। अब अगर हमको रेस्पिरेशन करना है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, व्हाट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, हाँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जब एक सेल में से एक सेल जो है एनर्जी बनेगा तो इसको किसकी जरूरत है, कंपाउंड की। किसकी जरूरत है, कंपाउंड। जब आप कोई कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो कंपाउंड जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी बनाने को, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब क्या रहता है, रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोसेस के अंदर, जिस प्रोसेस का नाम क्या है, रेस्पिरेशन, तो उसका नाम क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा आपको कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो आप लोग बोलो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखिए कंपाउंड, कंपाउंड that is used in respiration, in respiration, इसको आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है, हर वो चीज़ जो हम इंटेक करते हैं हमारे बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फूड। जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, फूड के अंदर मेन कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या रहता, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या रहता, बोलो, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बाद क्या रहेगा, फैट्स रहेगा। थर्ड है हमारे पास फैट्स, ठीक है। और जो है आपके पास, हम किसके बारे में बात करें, प्लांट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, फोर्थ पॉइंट जो प्लांट के लिए है वो है ऑर्गेनिक एसिड। वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन याद रखना ये सारे प्लांट्स में रहेगा, किस में रहेगा, सम प्लांट्स में रहेगा। किस में रहेगा, सम प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक एसिड रहेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या है आपके पास, जब हम केमिकल कंपाउंड को तोड़ेंगे उसके अंदर के जब सी सिंगल बॉन्ड सी टूटेगा उसमें से एनर्जी निकलेंगी, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन। जो कंपाउंड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप एनर्जी बनाने के लिए, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है और ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। ये चारों हो सकते जिसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन कर सकता। लेकिन ये चारों में से एक जो है रेस्पिरेशन का फेवरेट है। अगर आप चारों के चारों दे देंगे तो उसमें से जो है एक इस्तेमाल करेंगे, तीनों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो फेवरेट कौन है, आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है। अब हमने क्या कहा आप लोगों को, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो दुनिया के सारे सेल्स में होती। तो दुनिया के कोई भी सेल में रेस्पिरेशन हो, ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस सारे सेल्स के अंदर एक कंपाउंड को फेवर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग है, ठीक है, आप लोग जो है, आप लोग फूड इनटेक करेंगे बराबर। तो मान लो कि हमने आप लोगों को खाना दिया, अलग अलग डिश दी, ठीक है, 3 डिश दिया मैंने आप लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या दिया, एक तो मैंने आप लोगों को बिरयानी दिया, फिर मैंने खिचड़ी दिया, फिर आप लोगों को ऐसे ही चावल दे दिया, रूखे चावल, ठीक है। तो तीनों में से कौन सा खाएंगे तुम, बिरयानी खाएंगे बराबर। इसी तरह जो है रेस्पिरेशन भी जो है एक कंपाउंड को फेवर करता, उसका नाम रहता आपके पास ग्लूकोज। क्या नाम रहता उसका, ग्लूकोज। इसलिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, तो आप लोगों ने याद रखना ये कौन है, कौन है ये, ग्लूकोज, ग्लूकोज बराबर। अब रेस्पिरेशन मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है। हम जो है कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन का, फैट का, ऑर्गेनिक एसिड का भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी जो है एनर्जी बनाने के लिए मेनली क्या इस्तेमाल करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप लोगों को हम एक सिनेरियो सुनाते हैं, ठीक है। सिनेरियो ये है कि आप जो है एक डेजर्ट में गए घूमने के लिए, इसलिए गए घूमने के लिए, ट्रिप थी आपके पास। हमने बोले हाँ चलो हम सारा डेजर्ट घूमेंगे, और आप घूमने गए। अब क्या हो गया, आप सही में घूम गए। क्या हुआ, आप घूमने गए थे, अब क्या हुआ, आप
लिटरली घूम गए। अब रेगिस्तान में आप लोग फिर रहे हैं और आपको चलने के लिए एनर्जी चाहिए, और आपको जो है आपकी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। अब हम सबको ये मालूम, बॉडी जो है पहले क्या करेंगे, जितने हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उसको खा जाएंगी और उसके थ्रू क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। अब मान लीजिए बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, तो अब आपकी बॉडी नेक्स्ट कहाँ पे मूव करेगी, नेक्स्ट आपकी बॉडी मूव करेंगे जहाँ पे स्टोरेज वाला है। हमारे हमारे बेली के पास जो स्टोरेज होगा क्या रहने वाला है, फैट। तो फैट जो है बॉडी इस्तेमाल करना चालू करेंगे। अब जो है वो पर्सन में जो है हमेशा सोचता था कि जो है मैं जिम लगाऊंगा, फैट कम करूंगा, अब जो है बेचारे का फैट क्या हो गया, सही में कम हो गया, क्योंकि अब जो है इसके फैट का क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। अब फैट जो है एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा। अब मान लो कि वो जो आपके पास पर्सन है उसका सारा फैट क्या हो गया, खत्म हो गया, सारा फैट क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है कहाँ पे जो है मूव करेंगे, वो प्रोटीन पे। याद रखो प्रोटीन पे बॉडी एकदम लास्ट में मूव कर दी, जब उसके पास कोई और चारा नहीं, तब जाके मजबूरी में जो है कहाँ पे आएंगे, वो प्रोटीन के पास। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आप लोगों को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में एक बात बताई थी कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन आता है वो स्टोर नहीं होता है, उसको हम जो है क्या करते हैं, उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अंदर अमाइनो एसिड जो रहते हैं, एक्सेस अमाइनो एसिड, उसमें से जो हम क्या करते हैं, यूजफुल पार्ट निकाल दे, और जो अमोनिया वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल देते इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसका मतलब अगर हम प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, मतलब बॉडी का वो पार्ट ब्रेकडाउन कर रहे हैं जो किसी पार्ट का हिस्सा है ये प्रोटीन। हमारे बॉडी में वो कौन से पार्ट है जो मेनली आपके पास कंप्लीटली जो है प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, मेनली प्रोटीन के बने हुए रहते हैं, वो रहते हैं आपके पास मसल्स। हमारे मसल्स क्या थे, एक्टिन एंड मायोसिन। मसल्स क्या थे, पूरे आपके पास बने रहते मायोफाइब्रिल्स के। मायोफाइब्रिल्स क्या रहते हैं आपके पास, प्रोटीन। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा, आपकी बॉडी किसका डाइजेशन कर रही है, आपके मसल्स का डाइजेशन कर रही है। समझ में आ रहा। तो हमारे पास प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद जो है क्या पसंद है, फैट्स, और एकदम लास्ट में जो है किसका ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का। और प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या रहने वाले, ऑर्गेनिक एसिड रहने वाले, याद रहेंगे। तो देखो आप लोग, हमारे पास हमने देखे सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या देखे हमने, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, अभी देख लिया हमने। इट इज ब्रेकिंग ऑफ, इट इज ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ब्रेकिंग ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। जब आपके पास कंपाउंड टूटेगा, जब आपके पास कंपाउंड टूटेगा तो कंपाउंड में से क्या निकलेंगी, बहुत सारी क्या निकलेंगी, इसमें से एनर्जी, इसमें से क्या निकल रही, एनर्जी निकल रही, इसमें से क्या निकल रही, एनर्जी निकल रही, बहुत सारी क्या निकलेंगी, इसमें से एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी के साथ ही साथ आपके पास क्या टूटा यहाँ पे, आपके पास क्या टूटा यहाँ पे, सी सिंगल बॉन्ड सी। सी सिंगल बॉन्ड सी टूटने की वजह से यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बराबर है। अब हमारी बॉडी जो है इस एनर्जी को लॉस नहीं होने देगी, हमारी बॉडी इसको स्टोर करेंगी कहाँ पे, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये मॉलिक्यूल है आपके पास एडीपी, क्या नाम है इसका, एडीपी। एडीपी क्या रहता है आपके पास एक नाइट्रोजनस बेस रहता, एडिनिन, वो शुगर से अटैच रहता, और साथ ही साथ यहाँ पे दो फॉस्फेट ग्रुप रहते, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप क्या नाम देंगे, एडीपी। और यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है, यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट हुआ। आपने क्या करे, ये दो फॉस्फेट एडीपी और जो है फॉस्फेट के बीच में क्या करे, एक बॉन्ड बना दिए। ये बॉन्ड बना दिया आपने, हाई एनर्जी बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर क्या स्टोर कर दिया आपने, क्या स्टोर कर दिया आपने, एनर्जी स्टोर कर। ये बॉन्ड के अंदर आपने एनर्जी स्टोर करी। इसका मतलब जब भी हमको एनर्जी लगेंगे, हम इस बॉन्ड को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे इसमें से क्या निकलेंगे, एनर्जी निकलेंगे, वही एनर्जी का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया आप लोगों को। जब हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन करे तो एनर्जी के साथ क्या निकला, CO2। इस एनर्जी को हमने स्टोर करे कहाँ पे, एक बॉन्ड के फॉर्म में, हाई एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म में। अभी आपके पास एक बॉन्ड बनी हुई है, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर है, क्या स्टोर है इसके अंदर, एनर्जी। अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़े तो इसमें से बाहर क्या निकलेंगे, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। जब आपने ये दोनों को कंबाइन करें, जब आपने ये दोनों कंबाइन करें, किसको, एडीपी को और फॉस्फेट को, तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास क्या बन गया बोलो, एटीपी। क्या बन गया आपके पास, एटीपी। ये पहले क्या था, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट।
अब क्या हो गया आपके पास, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो इस तरह आपके पास क्या बनता है, एटीपी बनता है। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग यहाँ पे। हमारे पास अब हम किसके बारे में लिखने वाले, सेलुलर रेस्पिरेशन के पॉइंट्स लिखने वाले। तो यहाँ पे हम आप जो है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब अभी भी हमने सेलुलर रेस्पिरेशन ही पढ़े, अब सारे पॉइंट्स क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन है। सबसे पहले ये कौन सी प्रोसेस है, ये सेलुलर प्रोसेस है। सेलुलर प्रोसेस का मतलब ये प्रोसेस कहाँ पे होने वाली, सेल के अंदर होने वाली, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, सेलुलर प्रोसेस। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास एक्सर्जेनिक प्रोसेस है। एक्सर्जेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा, कौन बताएंगा, एक्सर्जेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा। रिएक्शन दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे क्या रहते हैं, एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शन जिसमें से एनर्जी बाहर निकलती, एक्सोथर्मिक, इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सर्जेनिक बोलेंगे। आपके पास रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए कौन सी है, एक्सर्जेनिक प्रोसेस। साथ ही साथ जो है ये आपके पास एक एम्फीबोलिक प्रोसेस है। ये क्या आपके पास, एम्फीबोलिक प्रोसेस है। एम्फीबोलिक प्रोसेस इसका मतलब ये है कि जनरली हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड सी टूट रहा है। तो हम सबको मालूम कि मेटाबॉलिज्म के अंदर दो तरह के रिएक्शन रहते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें चीजों का ब्रेकडाउन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और ऐसी रिएक्शन जिसमें चीजों के आपके पास बनते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो आपके पास जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन कंपेयर जो है आपके पास कैटाबॉलिज्म यहाँ पे ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एनाबॉलिज्म। एम्फीबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या था, यहाँ पे बोथ होने वाला है, बोथ यहाँ पे क्या होने वाला है, कि कैटाबॉलिज्म भी होने वाला है और साथ ही साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म भी होने वाला है। इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको आप, एम्फीबोलिक प्रोसेस कहेंगे, किसको, रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है, इसका मतलब ये नहीं समझना आपने कि रेस्पिरेशन जो है आपके पास सिर्फ प्लांट में होता है। रेस्पिरेशन क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी बनती है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एनर्जी बनाते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं मानते और नॉन लिविंग भी नहीं मानते, क्या नाम है उसका, एक्सेप्ट वायरस। एक्सेप्ट क्या रहेगा, वायरस। वायरस को छोड़ के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन होने वाला है। एक पॉइंट हमने जो फोटोसिंथेसिस में लिखे थे, फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये आपके पास क्या है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन है। सेम पॉइंट जो है आपके पास क्या होगा, कि जो रेस्पिरेशन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और हर एक स्टेप में एंजाइम का इस्तेमाल होता है। आपके पास रेस्पिरेशन में कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होगा। हर एक स्टेप में रेस्पिरेशन के किसका इस्तेमाल होने वाला है, एंजाइम का। अगर हमने कहा रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है, उसके अंदर 10 स्टेप है, इसका मतलब वहाँ पे कितने एंजाइम यूज होने वाले, 10 एंजाइम जो है इस्तेमाल होने वाले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये कैसे रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, एंजाइमेटिक जो है रिएक्शन है आपके पास, कौन सी, रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ ये क्या है आपके पास, नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपके पास, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन है। मल्टी स्टेप, इसको आप क्या बोल सकते हैं, स्टेप वाइज रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, स्टेप वाइज रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके पास मल्टीपल स्टेप में होगा। ठीक है, स्टेप वाइज रिएक्शन, जिस तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता था, एक को आप बोल देते लाइट रिएक्शन, दूसरे को आप क्या बोल देते डार्क रिएक्शन। रेस्पिरेशन में ये एक प्रोसेस है, इसके अंदर कई तरह के प्रोसेस आते हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हुआ क्या था, देखो हुआ ये था कि जो आपके पास प्लांट है, जो आपके पास प्लांट है, प्लांट ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा। प्लांट ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस करा। फोटोसिंथेसिस से क्या बना, शुगर बना। फोटोसिंथेसिस से क्या बना, शुगर बना। उसके बाद जो है इस शुगर का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकडाउन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, ब्रेकडाउन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी थ्रू, थ्रू क्या होगा, ऑक्सीडेशन। थ्रू क्या होगा आपके पास, ऑक्सीडेशन होगा। और जो आपके पास क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। रिलीज ऑफ क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी होगा। और जब एनर्जी रिलीज होंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। और हम बोलेंगे यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, बोलो कौन सी प्रोसेस हुई, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ।
सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्लांट से आपके पास क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से मिलते हैं हम सबको सारे कार्बोहाइड्रेट, प्लांट से ही तो मिलते हैं। ग्लूकोज सब कहाँ से मिल रहा, प्लांट से तो मिल रहा, फोटोसिंथेसिस में बन रहा। तो शुरुआत कहाँ से होती है, प्लांट से। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा, शुगर बना। जब शुगर का इंटेक हम करेंगे, या प्लांट खुद भी रेस्पिरेशन कर सकता है, प्लांट ने जो शुगर बनाया उसका ही ब्रेक डाउन करके, वो उसका ही रेस्पिरेशन करके वो क्या करने वाला, आपके पास एटी बनाने वाला। अब यहाँ पे ये क्यों लिखे हमने प्लांट से, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से शुगर बनाया, इस शुगर में का सी सिंगल बॉन्ड सी का क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। अब प्लांट के सी सिंगल बॉन्ड सी में एनर्जी कहाँ से, सोचो। हमारे पास सन था, हमने क्या करे, सी का CO2 का कार्बन लिए, और CO2 का कार्बन लिए, और दोनों के बीच में क्या कर दिए, एनर्जी स्टोर कर दी। कौन सी एनर्जी स्टोर कर दिए, लाइट एनर्जी स्टोर कर दिए, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, केमिकल बॉन्ड। जब हम ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास बाहर कौन सी एनर्जी निकल रही है, सोलार एनर्जी निकल रही। कौन सी निकल रही, सोलार एनर्जी, बराबर है। ये जो आपके पास ब्रेकिंग ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी है, जब आप शुगर का जो है सी सिंगल बॉन्ड सी तोड़ रहे हैं, इसके अंदर जो एनर्जी थी वो कहाँ से आई हुई है, लाइट, सनलाइट से आई हुई, बराबर। फोटोसिंथेसिस क्या था, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल बॉन्ड के फॉर्म। अब यही शुगर हम खाते, आप जो है क्या कहेंगे, आप जवार कहेंगे, गेहूं कहेंगे, ये सब क्या है, इसके अंदर क्या है, शुगर है। और ये शुगर के अंदर जो एनर्जी हो कहाँ से आई, लाइट से। इसका मतलब हमारे पास भी जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, ये एनर्जी कहाँ से आई, सन से। इसका मतलब आपके बॉडी में जो आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी एनर्जी किसकी है, सन की है। किसकी है, सन की। समझ में आ रहा है आप लोग, आ रहा है समझ में। तो आप जो है सन की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास जो सन रहता, ये प्राइमरी सोर्स रहता, प्राइमरी सोर्स रहता एनर्जी का। हमारे पास जो है सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और प्लांट जो है डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सन के ऊपर। जितने ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी है, मैक्सिमम या बोल सकते हैं 99.9% एनिमल, सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, लिख लो इसको आप। देखो आप लोग यहाँ पे, अब जो हमारे पास मेन चैप्टर जो है चालू हो रहा, अभी तक हमने जो देखे थे वो इंट्रोडक्शन था। क्या था, इंट्रोडक्शन। अब जो है हम क्या करने वाले, एनर्जी बनाने वाले, रिएक्शंस करने वाले, एनर्जी बनाने के। यहाँ से आपके मेन क्वेश्चन आने वाले। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले, हम जो है यहाँ पे ग्लूकोज से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन रहते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन। और ये 6 कार्बन में कितने बॉन्ड रहने वाले, 5 बॉन्ड। और हर एक बॉन्ड के अंदर क्या है, यहाँ पे एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से थी, जब प्लांट ने CO2 लिया था, और दूसरा CO2 लिया, और CO2 और CO2 के बीच में क्या करा, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। इस बॉन्ड में जो है कौन सी एनर्जी स्टोर करा, लाइट एनर्जी स्टोर करा। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, लाइट एनर्जी स्टोर है। जब हम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, जब हम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे, जब आपके पास सी सिंगल बॉन्ड सी के बीच में की बॉन्ड टूटेंगी, जब टूटेंगे तो बहुत सारी क्या निकलेंगी, यहाँ पे एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी को आप इस्तेमाल करेंगे और क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। क्या बनेंगे, ATP। ATP बनेंगे, और साथ ही साथ NADH2 बनेंगे। क्या बनेंगे, NADH2, और साथ ही साथ क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। इसका मतलब एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो बहुत सारी एनर्जी मिलेंगी। और कितने बॉन्ड है हमारे पास, यहाँ पे 5 बॉन्ड है। जब पांचों के 5 बॉन्ड टूटेंगे, हमारे पास कितने कार्बन बाहर निकलेंगे, 6 कार्बन बाहर निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ CO2। जब 6 कार्बन बाहर पूरे चले गए, इसका मतलब पूरा ग्लूकोज क्या हो गया, खत्म हो गया। जब आपके पास ग्लूकोज का एक कार्बन जाएगा तो एक CO2 गया, दूसरा कार्बन गया तो दूसरा CO2 गया। इसका मतलब जब 6 CO2 निकल रहे, इसका मतलब एक ग्लूकोज कंप्लीटली क्या हो गया, टूट गया। समझ गए, तो मतलब हम इस कंपाउंड को जब तक तोड़ेंगे, जब तक यहाँ के सारे बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे। और जब सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने CO2 निकल जाएंगे, 6 CO2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो आपके पास जो पहला प्रोसेस है, जिसमें हम पहला बॉन्ड तोड़ेंगे, और पहला बॉन्ड तोड़ के क्या निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे। उस एनर्जी को स्टोर करेंगे किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है उसका, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है, इसमें हम मेन फोकस करने वाले एनर्जी जो बनने वाली है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और जब प्लांट्स एनर्जी बनाएंगे, उसको आप क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोगों के पास सवाल है, सबसे पहले हमारे पास सवाल है, डू प्लांट ब्रीथ। डू प्लांट ब्रीथ। तो प्लांट ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2
बाहर छोड़ना, इसको क्या बोलते हैं आप, ब्रीदिंग बोलते हैं, बराबर। तो हमारे पास सबसे पहले सवाल है, डू प्लांट ब्रीथ, तो क्या लगता है आप लोग, क्या आंसर है, प्लांट ऑक्सीजन अंदर लेता, बाहर CO2 छोड़ता, ऐसा होता? तो प्लांट ब्रीथ करेगा, इसका आंसर बोलो यस है या नो है, ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता, फोटोसिंथेसिस में वो CO2 को अंदर ले रहा तो खुद ब खुद ऑक्सीजन बना रहा, उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो आप लोग कहेंगे कि सर प्लांट ब्रीथ नहीं करेगा तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेगा, तो हम बोलेंगे आप लोगों की जो है जो लॉजिक है बिल्कुल सही है, लेकिन ये लॉजिक किस चीज़ के लिए सही है, और डे के लिए सही है। क्योंकि डे के अंदर लाइट आएंगी तो लाइट रिएक्शन होंगी, लाइट रिएक्शन के अंदर एक आपके पास सब रिएक्शन रहती है जिसका नाम है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या बनता है, ऑक्सीजन। लेकिन जब रात का टाइम आएगा प्लांट के अंदर ऑक्सीजन तो नहीं बन रहा, तो प्लांट को बाहर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो प्लांट क्या करता है, ब्रीद करता है। इसका आंसर क्या होगा आपके पास, यस दे डू ब्रीद, ठीक है, वो ब्रीद करेंगे। आप लोगों ने सुने होंगे पुराने जमाने के लोग, आपके घर में जो है दादा या नानी होंगे, ठीक है, या कोई बुजुर्ग इंसान होगा, वो लोग बोलते हैं रात में जो है ना झाड़ के नीचे नहीं सोना, उसके पीछे जो है रीजन वो ये बताते हैं कि चुड़ैल रहती है बोलते हैं रात में झाड़ के ऊपर, लेकिन वो नहीं है। रीजन क्या है, रात में जो है झाड़ उल्टा काम करता, रात में आपके पास ट्रीज क्या करते हैं, बाहर CO2 छोड़ते हैं और अंदर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। अब जब आप जो है ट्री के नीचे सोएंगे तो आपके पास जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें ज्यादा क्या रहने वाला है, CO2। और हम सबको मालूम CO2 अगर आपने ज्यादा अंदर ले लिए तो क्या होंगे, आपको घबराहट होगी। तो रात में झाड़ के नीचे बैठे तो इसलिए जो है लोगों को घबराहट होती है, क्योंकि वो क्या छोड़ रहा है बाहर, CO2 छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यस प्लांट डू ब्रीथ, यस प्लांट डू ब्रीथ, प्लांट डू ब्रीथ, बट बट दे लैक, बट दे लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बट दे लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट ब्रीथ कर रहा है लेकिन प्लांट के पास ब्रीथ करने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, जिस तरह हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ब्रीथ करने के लिए होता है हमारे लंग्स से। कभी ऐसा हुआ कि आपने प्लांट को काटे और प्लांट में आपको दिख रहा है प्लांट का लंग्स से बोल के, कभी दिखा ऐसा, नहीं दिखा। ये प्लांट के पास लंग्स रहते नहीं रहते, इंस्टेड दे हैव, बट दे लैक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इंस्टेड 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 दे हैव, इंस्टेड दे हैव, इंस्टेड दे हैव, इंस्टेड दे हैव openings, openings on leaf, on leaf and stem, opening on leaf and stem known as, known as, ठीक है। और जो आपके पास लीफ के ऊपर जो ओपनिंग रहती है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है उसका नाम क्या रहता है, क्या नाम रहता है उसका, स्टोमेटा। क्या नाम रहता है उसका, स्टोमेटा। जिस तरह लीफ में स्टोमेटा रहता उसी तरह क्या रहता, स्टेम के ऊपर भी एक ओपनिंग रहती है उसका नाम रहता है लेंटिसिल। क्या नाम रहता है उसका, लेंटिसिल, रिस्पेक्टिवली, लेंटिसिल रिस्पेक्टिव, ठीक है। हमारे पास सवाल क्या था, कि सवाल ये था हमारे पास, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, तो हम कहेंगे यस प्लांट ब्रीथ करते हैं, लेकिन ब्रीदिंग करने के लिए इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहते, इनके पास क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहते। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जगह इनके पास क्या रहती, ओपनिंग रहती। किसके ऊपर रहते ओपनिंग, लीफ और स्टेम के ऊपर। लीफ के ऊपर जो ओपनिंग रहेंगी ये तो हमने देख लिए, इसका नाम क्या रहता है, स्टोमेटा। क्या हमने पढ़े थे, लीफ पे जो है यहाँ पे ओपनिंग रहते, यहाँ से जो है गैसेस अंदर आते और गैसेस बाहर जाते, इस ओपनिंग को हमने क्या नाम देते, स्टोमक। इसी तरह जो आपके पास स्टेम रहते तो स्टेम के अंदर भी कुछ ओपनिंग रहते जिसके थ्रू गैसेस अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, स्टेम के जो ओपनिंग रहती उसका नाम क्या रहता, लेंटिसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में कई बार आया हुआ है, नीट में कई बार आया हुआ है। इतना आप लोगों ने याद रखना कि स्टेम के ऊपर जो ओपनिंग रहती है जिसका इस्तेमाल होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उस ओपनिंग का नाम क्या है, लेंटिसिल। क्या नाम है उसका, लेंटिसिल, ठीक है। लेकिन हमारे पास सवाल फिर ये रहेगा कि प्लांट के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, सिर्फ ओपनिंग है, तो प्लांट सिर्फ ओपनिंग के थ्रू कैसे ब्रीथ कर पा रहा, विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन हाउ दे कैन ब्रीथ। ये हम सबको मालूम, प्लांट का तो साइज बहुत बड़ा रहता, हम ह्यूमन जो है इतने से छोटे से बराबर प्लांट के सामने, तो हम लोगों को क्या लग रहा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लग रहा ब्रीदिंग के लिए, बराबर है। अब प्लांट जो है इतना बड़ा साइज होने के बावजूद बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कैसे ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो पहले इतना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर आया, व्हाई कैन प्लांट ब्रीथ,
वाई कैन प्लांट ब्रीथ विदाउट, किसके बिना, विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन से प्लांट कैसे ब्रीथ कर पा रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये सवाल है, हमारे पास क्या है, ये सवाल है कि वाई कैन प्लांट ब्रीथ विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि सर देखो ओपनिंग्स रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, ओपनिंग तो हमारे पास ये नोज है, ठीक है, लेकिन हमारे पास नोज के थ्रू हम रिस्पायर कर पाएंगे नहीं, उसमें थोड़ी सी हवा अंदर जाएगी। हम जो है लंग्स का इस्तेमाल करते, बहुत सारी हवा जो है फोर्स लगा के अंदर लेते और पूरे बॉडी को जो है पहुंचाएंगे। अब जो प्लांट है वो तो हमारे साइज से तो कई ज्यादा रहते सर, वो 100 फीट के प्लांट्स रहते आपके पास, बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कैसे ब्रीथ कर पा रहे। तो हमारे पास रीजन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पहला रीजन है प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ their own, their own gaseous exchange needs, gaseous exchange needs, gaseous exchange needs, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हमारे बॉडी में जो है क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे टो को ऑक्सीजन चाहिए, तो टो को ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे पास कैसा आता है, नोज से जाएगा लंग्स में, लंग्स ब्लड में डालेंगे, फिर ब्लड से कहा जाएगा हमारे टो। लेकिन इस तरह जो है आपके पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन किसको चाहिए, लीफ को चाहिए, लेकिन लीफ खुद का ऑक्सीजन खुद ही बनाता है, उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत है नहीं है। लीफ जो है आपके पास फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके खुद ही क्या करेगा, ऑक्सीजन बना देगा। टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसियस एक्सचेंज नीड्स। अगर जो है आपके पास स्टेम है, स्टेम भी ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का है मतलब वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन बनेगा। जब स्टेम ने ऑक्सीजन बनाया तो उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत है नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या आपके पास, प्लांट पार्ट्स टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसियस एक्सचेंज नीड्स, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नीडेड। अब आपके पास कुछ पार्ट ऐसे हैं जो खुद का ऑक्सीजन नहीं बनाते, जैसे रोड से, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लिटिल जो है आपके पास क्या होगा, लिटिल जो है प्लांट पार्ट्स टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसेस नीड लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या होगा यहाँ पे, लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। समझ गए आप लोग। सेकंड पार्ट ये है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन हम क्यों लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन का रीजन क्या रहता है अंदर लेने का। ऑक्सीजन जो है आपके पास सेल्स में जाएगा और सेल्स में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते कंपाउंड का ब्रेकडाउन करने, और जब कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा तो हमको क्या मिलेंगे, एनर्जी मिलेगी। तो हम जो हम रिस्पायर करते हो किसके लिए करते, एनर्जी के लिए करते। अब जो प्लांट है उनको बहुत कम एनर्जी लगती कंपेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत इसलिए है जो एनिमल्स को बहुत सारी एनर्जी लगती, बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है तो बहुत सारा ऑक्सीजन लगेगा, और बहुत सारा ऑक्सीजन लगेगा तो बहुत बहुत सारे ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए क्या लगेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन प्लांट्स को एनर्जी तो बहुत कम लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हमारे जो है मोहल्ले में एक झाड़ है, क्या हमारे पास मोहल्ले में एक झाड़ है, और मोहल्ले में हमारे पास क्या है, एक डॉग भी है, क्या हमारे पास एक डॉग भी है, ठीक है। अब जो ये झाड़ यहाँ पे खड़े हुआ है, आप लोग आए सुबह में आए, ठीक है, ये झाड़ यहाँ पे खड़े हुआ है और ये मोहल्ले में ये डॉग है। अब जो है कुछ देर बाद क्या हुआ, आपके पास सुबह दोपहर हो गया, आपके पास 10 बजे, झाड़ यहाँ पे है और ये आपके पास जो डॉग है ये जो है दूसरे गली में चले गया। अब दूसरे गली में जाने के लिए इसको क्या लगी, एनर्जी लगी, और ये अभी भी कहा है यहाँ पे, तो इसको एनर्जी लगी नहीं लगी। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद ये आपके पास जो डॉग है ये दूसरे गली से कहा गया दूसरे इलाके में चले गया, बराबर है, वहां जाने के लिए इसको क्या लगी, एनर्जी लगी, और प्लांट क्या है अभी यहाँ पे। अब शाम हो गई, शाम होके पता चला ये डॉग जो अभी कहाँ पहुंच गया, शहर के किनारे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, शहर के किनारे, और वहां पे जाने के लिए इसको क्या लगी, एनर्जी लगी। दूसरा दिन हुआ और आपके पास झाड़ यहीं पे, और लेकिन ये डॉग कहाँ पहुंच गया, दूसरे शहर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, दूसरे शहर, तो वहां जाने के लिए इसको क्या लगी, एनर्जी लगी। अब पता चला कि ये जो है 1 महीने के बाद हमको ये पता चला कि अभी हमारा झाड़ यहाँ पे ही है, लेकिन ये डॉग जो है आपने न्यूज पे देखे, आपको कहाँ दिख गया, चाइना में दिख गया। अब चाइना में गया तो क्या लगी, एनर्जी लगी, बराबर है। तो आप देख रहे हैं जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, क्यों करते हैं मूवमेंट, वो जो है उनके प्रे को कैच कैच करने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी तो ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई जब ज्यादा लग रहा है तो आपके पास क्या रहेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लेंगे। लेकिन प्लांट जो है जिंदगी भर एक ही जगह पे खड़े रहता है, इसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहती, इसलिए जो उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन रहता है ये क्या रहता, बहुत ही कम रहता। तो ये आपके पास जो है सेकंड रीजन हो गया। किसका सेकंड रीजन हो गया, व्हाई प्लांट ब्रीथ विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। व्हाई का प्लांट
व्हाई कैन प्लांट ब्रीथ विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्लांट्स रिस्पायर at a rate at a rate plants respire at a rate far lower than किससे, एनिमल्स, देन एनिमल्स डू, ठीक है। एनिमल को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत इसलिए क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन प्लांट्स को जो है एनर्जी की बहुत कम जरूरत है, इसलिए यहाँ पे वो जो है रिस्पायर क्या करेंगे, बहुत ही कम रेट पे करेंगे देन एनिमल, इसलिए उनको किसकी जरूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं, ठीक है। थर्ड हमारे पॉइंट है डिस्टेंस 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 दैट gases must diffuse even in large bulky plants, even in large bulky plants is not that great, ठीक है। ये जो गैसेस को डिफ्यूजन करना है, देखो आपके पास जो है बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन कैसे आती है, डिफ्यूजन के थ्रू। आपके पास जो है हायर टू लोअर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, अंडर फ्लो। अब जब ऑक्सीजन अंदर आएगा तो ऑक्सीजन जो है आपके पास पूरे बॉडी में क्या होगा, फैलेगा, बराबर है। तो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट तक जो है कौन पहुंचाता है, आपके पास आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन पहुंचाता है, बराबर है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है पहुंचाने में हेल्प करता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो गैसेस को जो है डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ही कम रहता है, वो क्या रहता, बहुत ही कम रहता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लीफ है, लीफ में यहाँ से यहाँ आ गया ऑक्सीजन, पहुंच गया अपने लोकेशन पे। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा है कि अभी हमने आपको टो का एग्जाम्पल दिया था, हमारे पास टो है, बराबर है, और हमारे पास जो है ऑक्सीजन कहाँ पे, हमारे नोज के थ्रू है। अब जो आपको इतने दूर तक जो है क्या पहुंचाना है, आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है, इतना जो है लंबा डिस्टेंस किसको किसको क्रॉस नहीं करना पड़ता आपके पास, प्लांट्स को। प्लांट्स के अंदर जो डिस्टेंस गैसेस को लगता है ट्रैवल करने के लिए वो कैसा रहता, बहुत ही कम रहता। फिर आप बोलेंगे सर वो तो छोटे प्लांट्स के लिए, वो क्या है आपके पास, छोटे प्लांट। आप बोलेंगे सर ठीक है, हमें मान लिया, आपने क्या कहा, सही कहा, आपने कहा ये प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, स्टेम है, ये प्लांट की क्या है, स्टेम। यहाँ पे आपने कहा सर कि यहाँ पे एक ओपनिंग है स्टेम के ऊपर, इस ओपनिंग का नाम क्या है, लेंटिसेल। अब आपने ये कहा कि जो आपके पास लेंटिसेल है इसके थ्रू गैस आएगा यहाँ पे, इसके थ्रू गैस देगा, सही बात है कि आपके पास जो है इतनी छोटी सी आपके पास क्या स्टेम है, तो गैस पूरे पार्ट पे पहुंच गया, गैस क्या हो गया, पूरे पार्ट पे पहुंच गया, बराबर है। ये आपने सही कहा किसके लिए, छोटे प्लांट के लिए। लेकिन सर हमने जो है बड़े प्लांट के लिए, ऐसे प्लांट जिसके जो है आपके पास स्टेम इतनी बड़ी रहती या इससे भी बड़ी रहती है, आपके पास वो प्लांट जिनकी हाइट जो है 100 फीट तक जाती है, सेक्वाया प्लांट रहता है आपके पास, यूकैलिप्टस, 100 फीट के ऊपर उनकी क्या रहती है, आपके पास हाइट रहती है। उनके जो आपके पास स्टेम रहता है वो 6 मीटर के डायमीटर के, 6-8 मीटर के क्या रहते हैं उनके डायमीटर। क्या आप ऐसा हाथ करेंगे तो भी जो है आपके जो है हाथ में वो इनका स्टेम आएगा, नहीं आएगा। तो आप बोलो सर कि अगर जो है आपके पास इतना बड़ा स्टेम है तो बीच में एक सेल है, और यहाँ पे आपके पास लेंटी सेल से क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, ये ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा, उसके आगे जा पाएंगा, नहीं जा पाएगा, ये सेल को तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट दैट ग्रेट। आपने यही कहा ना कि आपके पास जो डिस्टेंस गैसेस को जाना है वो ज्यादा नहीं है, गैस अंदर आया उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे जाना है और यहाँ पे उसका काम हो गया। लेकिन बीच में तो एक सेल है सर, उसको गैस नहीं मिल रही। तो आप लोगों ने याद रखना, जो बल्कि प्लांट्स रहते हैं जिनके स्टेम बड़े रहते हैं, वो स्टेम उन प्लांट्स के अंदर, उन प्लांट्स का स्टेम है, मान उन प्लांट्स का क्या है, स्टेम। और ये आपके पास जो बीच वाला पार्ट रहता, ये जो पार्ट रहता बीच वाला, ये रहता क्या रहता, डेड। इसका मतलब जो ऑक्सीजन पहुंचना है वो ऑक्सीजन को सिर्फ यहाँ पे आना है, बस यहाँ पे आना है, बीच में जाना है उसको नहीं। बीच वाला जो पार्ट रहता है जिसको हम कॉर्क बोलते हैं, वो कम्प्लीटली क्या रहता, डेड रहता, कम्प्लीटली क्या रहता, डेड रहता। जो आप बड़े झाड़ देखते ना, उसका जो बीच वाला पार्ट रहता वो क्या रहता, जिंदा रहता, नहीं, कैसा रहता, वो डेड रहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट, जो बल्की प्लांट से, ठीक है, बड़े प्लांट से, is not that great because living cell lives quite close to the surface, ठीक है, living cell lives quite close to the surface, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को।
because living cells lives quite close to surface, ठीक है। और यहाँ पे हम एक डायग्राम बना देंगे इसको बताने के लिए कि हमारे पास ये जो है क्या है, एक लार्ज बल्की प्लांट है जिसकी स्टेम बहुत ही बड़ी साइज में, लेकिन हम सबको ये मालूम कि इसका जो बीच वाला पार्ट है ये कैसा है, डेड पार्ट है। और यहाँ पे ओपनिंग रिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या रहेगा, लेंटिसेल। ये लेंटिसेल के थ्रू क्या आएगा, अंदर ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारे लिविंग पार्ट कहाँ पे, सरफेस के थ्रू। इसका मतलब इसको किसकी ज़रूरत नहीं है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। समझिए आप लोग। तो पहला पॉइंट क्या था कि प्लांट जो है खुद का ऑक्सीजन खुद ही बनाता, तो जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की ज़रूरत नहीं है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को एनर्जी बहुत कम लगती है, ऑक्सीजन कम लगेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। प्लांट जो आपके पास गैसेस को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है बहुत छोटा है, इवन इन लार्ज बल्की प्लांट, क्योंकि उनका बीच वाला पार्ट कैसा रहता, डेड रहता, और लिविंग पार्ट सरफेस पे रहता। सरफेस पे ऑक्सीजन खुद ब खुद आ जाएंगी और CO2 खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत है नहीं। समझ गए ना आप लोग, ले लो।